स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों हम लोग इसके पहले फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 2 वीडियो डाल चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपने पिछले 2 वीडियो को देखा होगा, हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 से 35 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाए थे और 36 से लेके 72 तक की दूसरी वीडियो बनाए हैं। आज ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम फिजिक्स के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं सभी को कर लेंगे। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 73 को। प्रकाश का व्यतिकरण व विवर्तन की शर्तें। तो जैसा कि आपको पता है, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पूरे बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट बनाए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 73 आप ध्यान से देखेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण व विवर्तन की शर्तें क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो यंग के द्विक रेखा छिद्र को देखेंगे, जिसमें एक यंग नाम के एक वैज्ञानिक ने 2 स्लिट लिया था और इसके बाद यहाँ पे एक छिद्र किया और इसके रास्ते प्रकाश की किरणों को भेजा। तो जो प्रकाश की किरणें रही कुछ इस प्रकार स्रोतों से निकलती जा रही थी। तो आप पढ़े होंगे आप इसको। इसी प्रयोग को बोला गया था कि यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फार्मूला सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है प्रकाश के विवर्तन व उसके प्रकार। तो प्रकाश का विवर्तन देखना है और विवर्तन के प्रकार देखने कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामिति व्यवस्था कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 77 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कलांतर के लिए सूत्र को सिद्ध करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रत्येक ईयर, यानी हर साल ये क्वेश्चन आता है। बिल्कुल इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं उसमें मान के चले आप 4 से 5 सेटों में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा और कलांतर के लिए जो सूत्र है उसको सिद्ध कर लीजिएगा। ये पेपर फर्स्ट में है, चैप्टर नंबर ये आपका ये 8वां या 10वां इसी दोनों में से कोई है, जिसमें आप स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण पढ़ते हैं उसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा को देख लेंगे, वैसे पेपर में आएगा तो 1 से 2 नंबर में ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 80 है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। एक होता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत और एक है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। तो प्रेरण का सिद्धांत इम्पोर्टेंट नहीं है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है, इसके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का ध्रुवण, इसको देख लेंगे, ये परिभाषा ही आ सकता है एक नंबर के लिए। 83 है मैलस का नियम। नेक्स्ट 84 विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो हमको इसको देखना है कि जो विकिरण होता है उसके द्वैत प्रकृति क्या होती है। नेक्स्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव, 85 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें कहा जाता है जो प्रकाश होता है जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, देखते हैं, जब मान लीजिए कि आपका यह एक धातु का पृष्ठ है और जब प्रकाश धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो प्रकाश की इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर से सुने, जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर। 86 है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसका डेरिवेशन कई बार पेपर में आया हुआ है। 86 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
87। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र बिल्कुल सिद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि आने के चांस बराबर इसके होते हैं ज़्यादा। प्रश्न संख्या 88, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कमी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल। तो ये एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन हैं। बोहर का परमाणु मॉडल व उसकी कमियां क्या थी, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व उसमें कमी क्या थी, और नेक्स्ट रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो जो जिसमें से सबसे ज़्यादा चांस इसका रहता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन को। तो जिसमें ये रदरफोर्ड जब अल्फा कण प्रकीर्णन का पता कर रहे थे तो एक नाभिक के रास्ते प्रकाश को भेजे थे, तो कुछ किरणें जो थी उस नाभिक के, जैसे कि मान लें हम कि यह एक नाभिक था और जब हम यहाँ से किरणों को भेजा जा रहा था, स्वर्णपत्र झिल्ली के रास्ते जब किरणों को भेजा गया तो कुछ किरणें ऐसी थी तो सीधी रेखा में आगे की ओर निकल गईं, और कुछ किरणें ऐसी थी जो टकरा के फिर उन्हीं दिशाओं में मुड़ती चली गईं। तो इससे ये पता चला कि जो एक परमाणु होता है उस परमाणु के बीच में कोई पदार्थ है जिसका नाम रख दिया गया कि यह नाभिक होता है। इसलिए किसी परमाणु के अंदर नाभिक के अस्तित्व की खोज जो है वो कौन किया था, रदरफोर्ड किए थे। तो मेरे दोस्तों, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग यही प्रयोग है जिससे परमाणु के अंदर नाभिक के अस्तित्व का पता लगा था। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व उसमें कमी। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है और उसमें कमी, आज इसको हम एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं। जो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो परमाणु होता है वह जो परमाणु होता है वह गोल होता है और परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये जो नियम दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या हम लोग जाने कि जो परमाणु होता है वह एक गोले के समान होता है और उस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। और जो बोहर था उसका परमाणु मॉडल ये था, बोहर ने भी ये बताया कि जो परमाणु होता है वो गोल होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि जो रदरफोर्ड था और बोहर था, इन दोनों के, रदरफोर्ड और बोहर के परमाणु मॉडल था उसमें इस बात का अंतर था कि रदरफोर्ड ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और बोहर का कहना ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इसके अनुसार पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तीसरे में 8, 18, 32 करके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, नाभिकीय आकार, आकृति व घनत्व। नेक्स्ट, नाभिकीय बल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 94, परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं AMU क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख रहे हैं, लिखा हुआ युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन
98 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे, इसको बिल्कुल 100% बढ़िया ढंग से तैयार कर लेना है, ये पेपर में बन सकता है। 98 के बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो ये जो है पेपर में आएगा ही आएगा, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक कौन होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं, और ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं वो समभारिक कहलाते हैं, और ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं वो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जो समस्थानिक होता है उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कि हाइड्रोजन के लिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह एक समस्थानिक है। और समभारिक में हो जाएगा ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, उनको हम सब लोग समभारिक बोलते हैं। तो समभारिक में आपका हो जाएगा ये आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 40 होता है, और कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और ये परमाणु भार 40 होता है। तो उन दोनों के भार आपका 40-40 है लेकिन क्रमांक 18 और 20 है, इसलिए भार समान है और क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको समभारिक कहेंगे। इस तरह से समन्यूट्रॉनिक देखते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो किसी तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या जानने के लिए, जैसे मान लीजिए आप लिखा हुआ है 1H3, तो 1H3 में जो न्यूट्रॉन की संख्या जाननी है तो जिसकी न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या जानने के लिए ये द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 2। तो इसी तरह से एक और तत्व है जिसको हीलियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 2 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 4 होता है, तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो यह एक एग्जाम्पल हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक का, हीलियम। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये जो है वो है ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर 100, नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन। इसमें से एक क्वेश्चन, ये जो आप देख पा रहे हैं 99 और 100 में से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 101, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसको कर लीजिएगा। 103 का है, नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन में अंतर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 104, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, इसको कर लेंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस का वर्गीकरण क्या है, चालक, अचालक और अर्धचालक किसे कहते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है। 106 में अर्धचालक के प्रकार, एन टाइप अर्धचालक होता है और एक पी टाइप अर्धचालक होता है। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसको लेना है। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पेपर में बन सकता है, पीएन संधि डायोड। 108 भी वही है, इसको देख लेंगे। 107 और 108 में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आ सकता है। 109, अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति, इसको देख लेना है। 110 नंबर, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर क्या होता है मेरे भाइयों, इसको देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही।